हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में करेंगे हम चैप्टर नंबर 10 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन। पेज नंबर 168 से है क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन फर्स्ट देखिए क्या है। डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में प्रिंसिपल फोकस क्या है उसको डिफाइन करना है। तो सबसे पहले देखिए हमने कनकेव मिरर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। कनकेव मिरर ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये है हमारा पोल, ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको यहाँ पे बताना है कि प्रिंसिपल फोकस क्या है। जब भी हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज डालते हैं, देखिए एक तो हमने ये डाल दी पैरेलल लाइट रे, एक नीचे डाल दी हमने पैरेलल लाइट रे। तो पैरेलल लाइट रे मिरर से टकराएंगी और टकराने के बाद क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी। जैसे यहाँ पे टकराने के बाद ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट। सेम जो आपकी ये रे है यहाँ पे टकराई मिरर के साथ, मिरर से टकराने के बाद क्या हो गई है, रिफ्लेक्ट। तो जिस पॉइंट पे ये मिलती हैं पैरेलल लाइट रिफ्लेक्शन के बाद कनकेव मिरर में, जिस पॉइंट पे ये लाइट मीट होती हैं, उस लाइट जिस पॉइंट पे लाइट मीट होती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। किसका, कनकेव मिरर का। तो देखिए दोबारा से, ये हमारी क्या है, लाइट रेज हैं जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। ये मिरर से टकराने के बाद इस पॉइंट पे क्या है हमारी, जिस पॉइंट पे मीट होगी, सेम यहाँ पे इस पॉइंट पे मीट होगी। तो जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ये लाइट रेज मीट होती हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। और मिरर कौन सा लिया हमने, कनकेव मिरर। कौन सा मिरर लिया है, कनकेव मिरर। तो देखिए डेफिनेशन क्या है, लाइट रेज डेट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कनकेव मिरर। ऐसी लाइट रेज जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के कनकेव मिरर में, वो कन्वर्ज होंगी। कन्वर्ज का मतलब है इकट्ठा होंगी एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे। और वो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। और कब ये कन्वर्ज होंगी, आफ्टर द रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग कहाँ से होंगी, मिरर से। तो जिस पॉइंट पे मिलती हैं ये लाइट रेज, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। आपको बताया गया है जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है स्फेरिकल मिरर का वो 20 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ क्या होगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशन है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो डबल होती है फोकल लेंथ की। हम क्या लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 इंटू एफ। एफ का मतलब क्या, फोकल लेंथ। अब आपको निकालना क्या है, यहाँ पे फोकल लेंथ निकालनी है। तो 2 क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, r/2 इज इक्वल टू एफ। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी गिवन है आपको, 20 सेंटीमीटर। कितने से डिवाइड कर देंगे, 2 से, तो कितना आ जाएगा आपका, 10 सेंटीमीटर। सिंपली भी आपको क्या करना है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है उसका हाफ हो जाता है फोकल लेंथ। अगर आपको फोकल लेंथ दे दे तो आपको क्या करना है, फोकल लेंथ का डबल कर देना है, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए बोल दें। सेम है आपका जो मैंने बताया अभी आपको इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। थर्ड क्वेश्चन देखिए। नेम द मिरर डेट कैन गिव एन इरेक्ट एंड अनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उस मिरर का नाम बताइए जो कैसी इमेज देता है ऑब्जेक्ट की। इरेक्ट मतलब है सीधी, और अनलार्ज का मतलब है काफ़ी बड़ी, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का साइज। तो देखिए ये आपका एक ही केस है मिरर के केस में, कनकेव मिरर। कौन सा मिरर देता है इस तरह की इमेज, आपका कनकेव मिरर। ये कनकेव मिरर बना दिया है। कब देगा ये इस तरह की इमेज, जब हम क्या करेंगे, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलिए इसको, ये है पोल है, ये है आपका प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस, ये है आपका पोल। तो जब भी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाएगा, पोल और कहाँ पे, फोकस के बीच में। जैसे मान लिया हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का रख दिया है, कहाँ पे, ये तो पोल है आपका, ठीक है, और ये क्या है, फोकस है। पोल और फोकस के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो उसकी जो इमेज बनती है कनकेव मिरर में, वो बैक साइड ऑफ द मिरर बनती है। कहाँ पे बनेगी, मिरर के पीछे। और कैसी होगी, इरेक्ट होगी। इरेक्ट मतलब है सीधी होगी। और जो ऑब्जेक्ट है उसके कंपैरिजन में जो साइज होगा इमेज का, वो क्या होगा, काफ़ी बड़ा होगा। तो ये आपको याद रखना, एक ही केस है, एक ही मिरर है आपका जो बड़ी मैग्नीफाइंग और सीधी इमेज देता है, वो क्या है आपका, कनकेव मिरर। और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, पोल और फोकस के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Why do we prefer a convex mirror as a rear view mirror in vehicle?
जो हमारे व्हीकल्स में जो साइड मिरर्स लगे होते हैं जिससे हम ट्रैफिक को ऑब्जर्व करते हैं, तो वहाँ पे हम कन्वेक्स मिरर का ही क्यों यूज़ करते हैं। देखिए कनकेव मिरर में तो जो भी हमने किया था, इमेज बड़ी भी आती हैं, छोटी भी आती हैं, लेकिन वहाँ पे जो इमेज होती है वो ज़्यादातर कैसी होती है, आपकी उल्टी इमेज बनती है। किसमें? कनकेव मिरर के केस में। लेकिन कन्वेक्स मिरर में क्या होती है, इमेज आपकी कैसी बनती है, सीधी इमेज। वर्चुअल होगी इमेज, सीधी होगी और काफ़ी छोटे साइज़ की होगी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। जो भी ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखे जाएंगे उनके कंपैरिजन में इमेज कैसी होगी, देखिए यहाँ पे इमेज होगी वर्चुअल, इरेक्ट होगी, डिमिनिश का मतलब काफ़ी छोटा साइज़ होगा और वो एक बड़े फील्ड को, बड़े एरिया को वो क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। देखिए हमें जो ट्रैफिक के टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है, पीछे बार बार देखना पड़ता है क्या है हमारे पीछे चल रहे हैं, तब इस टाइम पे हम तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए इमेजेस छोटी छोटी नज़र आनी ज़रूरी है। ठीक है, अगर छोटी नज़र आएंगी तो हम बड़े फील्ड को, बड़े एरिया को कवर कर पाएंगे। तो इसलिए आप बोल सकते हो कि वो रियर व्यू मिरर्स हैं, वहाँ पे एक वाइल्ड फील्ड का व्यू मिलता है, जिसकी वजह से जो ड्राइवर है वो पीछे जो ट्रैफिक है उसको अच्छी तरह से क्या कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है। तो ये था आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 171 से है ये। सेम क्वेश्चन जो भी हमने पीछे किया था, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है आपको और आपको निकालना क्या है, यहाँ पे आपको निकालना है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का रिलेशन r इज इक्वल टू 2f, r/2 इज इक्वल टू f। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, 32, हाफ कर दीजिए 16 सेंटीमीटर। तो क्या आ गया आपके पास यहाँ पे 16 सेंटीमीटर। सिंपल याद रखना आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ की डबल होती है। नेक्स्ट ये न्यूमेरिकल है आपका। अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड। देखिए कनकेव मिरर है और जो इमेज मिली है हमें ऑब्जेक्ट की वो 3 टाइम्स बड़ी है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट h हाइट का है तो इमेज किस हाइट की होगी, 3h। जितना भी ऑब्जेक्ट है उसके 3 टाइम्स अनलार्ज है इमेज की हाइट। अब जो ऑब्जेक्ट को रखा गया है वो कहाँ पे रखा गया है, कनकेव मिरर के 10 सेंटीमीटर सामने। इमेज की लोकेशन बतानी है तो सबसे पहले देखिए हम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे मैग्नीफिकेशन किसके इक्वल होती है, h डैश जो कि हाइट है इमेज की, h जो कि हाइट है आपके ऑब्जेक्ट की, h डैश बाय h। ये आपको h1 और h0 से रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे इमेज डिस्टेंस v है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है आपकी u है। तो हमने लेट कर लिया जो हाइट है ऑब्जेक्ट की वो क्या है, h है। तो इमेज की हाइट कितनी हो जाएगी, 3h। 3h क्यों, क्योंकि इन्होंने बोला कितने टाइम्स अनलार्ज इमेज है, 3 टाइम्स। ठीक है, कितने टाइम्स है अनलार्ज इमेज, 3 टाइम। तो यहाँ पे आ जाएगा 3h। अब देखिए इमेज जो है वो कैसी है, रियल है। ठीक है, रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। इसलिए यहाँ पे साइन क्या यूज़ करेंगे आप, इमेज हाइट के सामने माइनस। माइनस का मतलब है इमेज कैसी है, रियल और इन्वर्टेड। उसके बाद देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं। h जो h0 है जो कि आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट है वो क्या है आपकी h है, और जो इमेज हाइट है वो है आपकी h1। तो यहाँ पे आपने वैल्यू पुट की है, ये है आपका 3 जो h आपकी जो इमेज की हाइट है और ये हाइट है आपके ऑब्जेक्ट की h, और इसको किसके इक्वल रख दिया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग -v/u। यहाँ से जब आप सोल्व करेंगे माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, s से s कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इज इक्वल टू v/u। ठीक है, 3 इज इक्वल टू v/u। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो u कितना आ जाएगा, u इज इक्वल टू, क्रॉस कर सकते हैं ना हम यहाँ पे 1 लिख के हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए v इज इक्वल टू 3u लिखा जा सकता है। ठीक है, v इज इक्वल टू 3u। अब देखिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमें कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर गिवन है। तो क्या यहाँ पे हम 10 रख सकते हैं वैल्यू में, 3 × 10। अब -10 क्यों रखा गया है, क्योंकि जो u की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव। चाहे आप लेंस लीजिए चाहे आप मिरर लीजिए, ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ पे रखा जाएगा, फ्रंट में, मिरर के भी और लेंस के भी। तो यहाँ पे v की वैल्यू हमें मिल चुकी है, 10 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया 30, और माइनस साइन आपको पता ही है नेगेटिव हम यूज़ करते ही हैं। तो जो नेगेटिव साइन आया है इसका मतलब क्या है, जो इमेज बनी है वो कैसी है, हमारी उल्टी है। ठीक है, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या है, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर। तो यही बताना था इसमें आपको कि जो आपकी u की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, v की वैल्यू होगी वो आपकी कितनी होगी।
v की वैल्यू -30 आ चुकी है आपकी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका पेज नंबर 176 से, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर, डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, व्हाई। देखिए यहाँ पे रिफ्रैक्शन का केस है। मान लीजिए ये आपका एक सरफेस है, इसके ऊपर आपका मीडियम है एयर, इन्होंने बोला ना एयर से लाइट एंटर कर रही है। नीचे जो आपका मीडियम है, ये मीडियम है आपका यहाँ पे वाटर। लाइट कहाँ से कहाँ एंटर कर रही है, लाइट आपकी एंटर कर रही है कहाँ से कहाँ, एयर से वाटर के अंदर। लाइट को स्ट्रेट पास होना चाहिए, लेकिन क्या होगा, ये आपका हम नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। जिस पॉइंट पे लाइट आपकी रिफ्रैक्टेड होगी वहाँ पे हमने क्या ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल। तो इन्होंने यहाँ से पूछा हमें कि जो लाइट रे है वो बेंड होगी नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से अवे। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी लाइट आपकी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, रेयर मीडियम मतलब जैसे एयर के पार्टिकल से दूर दूर होंगे, एक पार्टिकल यहाँ है एक यहाँ है, और जो वाटर के पार्टिकल्स क्या हैं वो पास पास में होंगे, डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो जब भी आपकी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो किसकी तरफ मुड़ जाती है, टुवार्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। इट बेंड्स टुवार्ड द नॉर्मल। जाना तो इसको कैसा चाहिए था, ऐसे कि ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी बढ़ने की वजह से जो लाइट रे है वो किसकी तरफ मुड़ गई है, नॉर्मल की तरफ। तो आपको यही बताया गया है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में, लाइट रे बेंड्स टुवार्ड द नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ क्यों मुड़ी है, क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से मीडियम की, वहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। स्पीड ऑफ लाइट कम होने की वजह से वो किसकी तरफ मुड़ गई है, नॉर्मल की तरफ। नेक्स्ट, light enter from air to glass having refractive index 1.50. What is the speed of light in the glass? The speed of light in the vacuum is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, आपको स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में गिवन है, आपको स्पीड ऑफ लाइट ग्लास के अंदर निकालनी है। आपकी लाइट कहाँ से कहाँ एंटर कर रही है, वैक्यूम से ग्लास के अंदर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है आपको क्या निकालनी है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n बोलते हैं हम किसी भी मीडियम का, किसके इक्वल होता है आपका, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये कांस्टेंट वैल्यू है, डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ये वैक्यूम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये फिक्स रहती है। ये आपकी स्पीड ऑफ लाइट क्या है, वैक्यूम के अंदर, सॉरी ये आपकी स्पीड ऑफ लाइट है किसी भी मीडियम के अंदर। यहाँ पे मीडियम क्या है, लाइट कहाँ से कहाँ एंटर कर रही है, लाइट ने यहाँ पे एंट्री की है कहाँ से, वैक्यूम से, किसके अंदर, यहाँ पे ग्लास के अंदर, ठीक है। कहाँ से एंट्री की है, वैक्यूम से, किसके अंदर, ग्लास के अंदर। तो वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमें गिवन है, ये वैल्यू हमें गिवन है 1.50। सी की वैल्यू हमें गिवन है स्पीड ऑफ लाइट जो कि कांस्टेंट है 3 × 10⁸ हमें वी की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है उसको नीचे लेके जा सकते हैं, वी को ऊपर लेके आ सकते हैं। तो v = 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 1.50। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको कोई भी दो चीज़ गिवन है तो आप कोई तीसरी निकाल सकते हो। आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकलवा सकते थे इस क्वेश्चन के अंदर। आपको यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट मीडियम के अंदर दे देते, एयर के अंदर, और जो मीडियम है उसके अंदर दे दें आपको वैल्यू, तो आपसे क्या निकलवा सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद क्या रखना आपको इस क्वेश्चन के अंदर, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी भी मीडियम का वो किसके इक्वल होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। इस फॉर्मूले से आप कोई भी इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको टेबल देख के सोल्व करना है। फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 10.3 द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। किस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी। देखिए उस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, ठीक है, और उस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम होगी जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, सबसे कम। तो यहाँ पे अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू चेक करें तो एयर के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका 1.0003, ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है। और हाँ ध्यान रखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती। मैंने पीछे मीटर सेंटीमीटर कुछ यूज़ नहीं किया ना, क्योंकि ये यूनिट लेस क्वांटिटी है। यूनिट लेस क्यों है, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसके इक्वल होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। यहाँ पे भी स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, मीटर पर सेकंड में, यहाँ पे भी स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड हो गया आपका कैंसिल, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक यूनिट लेस क्वांटिटी है।
अब देखिए यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का है, ठीक है, और नीचे देखिए आपके पास डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 2.42। तो जितनी ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू उतनी ही ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा, जितनी कम वैल्यू उतनी ही ऑप्टिकल डेंसिटी कम। तो सबसे ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी किस मीडियम की होगी, डायमंड की, और सबसे कम ऑप्टिकल डेंसिटी किस मीडियम की होगी आपके पास यहाँ पे, ये होगी आपकी एयर की, ठीक है, किसकी होगी आपकी, एयर की, एयर में। यहाँ पे यही गिवन है आपको, हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी डायमंड की, लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी एयर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपको टेबल से ही सोल्व करना है क्वेश्चन। यू आर गिवन कैरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, इन विच ऑफ द डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, यूज द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द टेबल। देखिए आपको तीनों ही लिक्विड गिवन है, कैरोसिन भी लिक्विड है, टर्पेंटाइन भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, तीनों ही लिक्विड है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि जो लाइट जो ट्रैवल करेगी वो किस मीडियम में सबसे फास्ट मूव करेगी। जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, सबसे कम, उतनी ही स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तीनों का चेक कीजिए, वाटर का है, ठीक है, कैरोसिन का है और टर्पेंटाइन का है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे किसका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्पेंटाइन का है, तो स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम हो जाएगी यहाँ पे। और सबसे कम क्या है, किसका है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का है 1.33, ठीक है। तो सबसे जो स्पीड ऑफ लाइट है सबसे ज़्यादा किसके अंदर होगी, 1.33, जो कि क्या है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो स्पीड ऑफ लाइट इज़ मैक्सिमम इन वाटर इन कंपैरिजन टू द कैरोसिन एंड टर्पेंटाइन। वाटर के बाद किस में होगी, वाटर से थोड़ी कम जो स्पीड ऑफ लाइट वो होगी आपकी कैरोसिन में, और सबसे कम स्पीड ऑफ लाइट किस में होगी आपकी टर्पेंटाइन, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज़्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में और जो स्पीड ऑफ लाइट में रिलेशन कैसा है, इनवर्स है, एक बढ़ जाएगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किया था ना अभी हमने पीछे फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गई, कम, ठीक है, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी स्पीड ऑफ लाइट कम। तो हम लिख सकते हैं ये आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट, या स्पीड ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम। तो यही बताया गया इसमें आपको सारा एक्सप्लेनेशन जो मैंने बताया अभी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का गिवन है 2.42, टेबल में अभी हमने चेक किया था 2.42 ही था। इसका मतलब क्या है स्टेटमेंट का कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज़ 2.42। तो इसका मीन्स क्या है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है डायमंड के अंदर वो कम हो जाएगी, कितने फैक्टर से, 2.42 फैक्टर, किसके कंपैरिजन में, एयर के कंपैरिजन में। देखिए ऊपर तो क्या आपकी स्पीड ऑफ लाइट एयर के अंदर है, नीचे आपकी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट किसी भी मीडियम के अंदर है। तो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो एयर से कंपैरिजन करें हम डायमंड के अंदर, वो कम हो जाएगी, कितने फैक्टर कम हो जाएंगे, 2.42 फैक्टर। ऊपर वही फॉर्मूला लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो वही एक्सप्लेनेशन करना आपको। यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे दें आपको तो आपको वही बताना है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है मीडियम के अंदर वो इतनी कम हो जाएगी, किसके कंपैरिजन में, स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर या फिर वैक्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 184 से है क्वेश्चन, डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस। आपको वन डायोप्टर को क्या करना है, डिफाइन करना है। तो डायोप्टर क्या है, लेंस की पावर को मापने की एसआई यूनिट। किसमें मापते हैं हम पावर को, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, पावर किसके इक्वल होती है, 1 फोकल लेंथ। तो मैं यहाँ पे यूनिट क्या लिखूंगी, पावर की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर, ठीक है। और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, फोकल लेंथ को हम किसमें मापते हैं, मीटर में, पर मीटर भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। जब ये ऊपर जाएगा हमारा मीटर तो उसको हम क्या लिख देंगे, पर मीटर। डायोप्टर लिखिए या पर मीटर लिखिए, उसका मतलब क्या हमारा सेम ही है। तो यूनिट क्या है, पावर को मापने की, डायोप्टर। अब हमें यहाँ पे बताना है कि वन डायोप्टर क्या होगा, वन डायोप्टर क्या होगा। देखिए पावर किसके इक्वल है, 1 फोकल लेंथ के इक्वल है, और फोकल लेंथ भी किस में है, मीटर्स में है। अगर फोकल लेंथ आपको यहाँ पे वन डायोप्टर लेके आना है तो फोकल लेंथ कितनी हो जाए आपकी, 1 मीटर। लेंस की अगर फोकल लेंथ 1 मीटर हो जाए तो आप क्या बोल सकते हो, जो पावर है वो लेंस की वो क्या हो गई है, 1 डायोप्टर। तो देखिए पहले यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पावर ऑफ लेंथ किससे रिलेटेड है, फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल रिलेशन से। पी इज द पावर ऑफ लेंस और एफ इज द फोकल लेंथ। पी क्या है, पावर ऑफ लेंस है, और एफ क्या है, फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ को हम किस में मापते हैं, मीटर्स में। तो देखिए P इज इक्वल टू 1/f,
ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर, बताया था मैंने आपको अभी। डायोप्टर को हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और वन डायोप्टर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ डिफाइंड एज द पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर। ये वो पावर है लेंस की जब फोकल लेंथ क्या हो जाए 1 मीटर के इक्वल, तब पावर क्या हो जाएगी 1 डायोप्टर। तो हम लिख सकते हैं 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 पर मीटर, ठीक है, 1 पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a convex lens form a real and inverted image of a needle at a distance of 50 cm from it, where is the needle placed in front of the convex lens. If the image is equal to the size of the object, also find the power of the lens. हमें दिया गया है एक कन्वेक्स लेंस, दिख रहा है आपको कन्वेक्स लेंस, ठीक है। इन्होंने बोला जो ऑब्जेक्ट है उसको कहाँ पे रखा गया है, ये आपको बताना है कहाँ पे रखा जाएगा ऑब्जेक्ट को। इन्होंने बोला है कि जो हमें इमेज मिली है, रियल और इन्वर्टेड इमेज मिली है, वो कितने डिस्टेंस से मिली है 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, ठीक है। जो भी आपका लेंस है उससे 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आपको इमेज मिली है नीडल की, रियल और इन्वर्टेड। तो इन्होंने बोला कि हम कन्वेक्स लेंस के सामने नीडल को कहाँ पे रखें कि जो इमेज है वो किस साइज़ की हो, इक्वल साइज़ की हो जो कि ऑब्जेक्ट का साइज़ है। आपको पावर ऑफ लेंस भी यहाँ पे बतानी है। तो देखिए साइज़ इमेज का इक्वल कब होता है? जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, मिरर के केस में, और लेंस के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम क्या बोलते हैं 2f, ठीक है, डबल ऑफ द फोकल लेंथ। वहाँ पे हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं 2f से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ पे रखना पड़ेगा 2f पे रखना पड़ेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना पड़ेगा, जहाँ जिसको हमने यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट किया है 2f1 से रिप्रेजेंट किया है कन्वेक्स लेंस में। तो इमेज कहाँ पे बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। दिख रहा है आपको 2f, यहीं पे आपकी इमेज बनेगी ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, लेंस के दूसरे साइड में। और जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी आपकी, उल्टी होगी और सेम साइज़ की होगी। अब देखिए यहाँ पे आपको निकालनी थी पावर, तो सबसे पहले देखिए आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता चल गई है, सेम डिस्टेंस होगी जितनी आपकी बैक में इमेज बनी है वही सेम डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा, -40 सेंटीमीटर, क्योंकि यू की वैल्यू हमेशा क्या रहती है नेगेटिव में रखी जाएगी आपकी यू की वैल्यू। वी की वैल्यू क्या है 50 सेंटीमीटर, ये गिवन ही है आपका, बैक में बनी है ये इमेज, बैक में बनी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो सारी वैल्यू लेंगे क्या लेंगे पॉजिटिव, और यहाँ पे जो सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी आपकी नेगेटिव। फोकल लेंथ f है, आपको क्या यूज़ करना है यहाँ पे लेंस फार्मूला यूज़ करना है। लेंस फार्मूला है क्या 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हम f क्यों निकाल रहे हैं यहाँ पे, ताकि हमें क्या मिल जाए पावर मिल जाए, क्योंकि पावर और फोकल लेंथ का रिलेशन हमें पता है, तो हम यहाँ से f निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो 1/u की और v की वैल्यू रखिए यहाँ पे, ठीक है। इसको सोल्व कीजिए, सोल्व करने के बाद आपके पास फोकल लेंथ आ जाएगी 25 सेंटीमीटर, उसको मीटर में चेंज कर दीजिए, 100 से डिवाइड कर दीजिए 0.25 मीटर। हमारे पास फोकल लेंथ आ चुकी है, तो पावर हम निकाल सकते हैं 1 बाय फोकल लेंथ। फोकल लेंथ की वैल्यू हमने रख दी है 0.25, और जब इसको हम सोल्व करेंगे 100 ऊपर आ जाएगा 100/25, तो कैंसिल करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा 4 डायोप्टर। तो हम बोल सकते हैं कि जो पावर होगी लेंस की वो कितनी होगी 4 डायोप्टर। पॉजिटिव साइन क्यों लगाया गया है, क्योंकि जो कन्वेक्स लेंस है उनकी जो पावर है और जो फोकल लेंथ है वो किस में होती है पॉजिटिव वैल्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पावर ऑफ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2। आपको पावर निकालनी है कनकेव लेंस की जिसकी फोकल लेंथ आपको गिवन है। पावर और फोकल लेंथ का रिलेशन आपको पता ही है, P इज इक्वल टू 1/f। तो फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी है 50 आपको ये 2 मीटर गिवन है, ठीक है। तो 2 मीटर 1/2 रखेंगे आप, 1/2 पावर ऑफ द लेंस आपको यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो 1/2 आपने फोकल लेंथ रखी, आपको पावर निकालनी है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 0.5, यहाँ पे 1/2 रखा जाएगा 2। नेगेटिव साइन यहाँ पे क्यों यूज़ किया गया है, नेगेटिव साइन किस लिए यूज़ किया गया है, क्योंकि जो आपका कनकेव लेंस है वहाँ पे जो फोकल लेंथ है वो किस में होती है आपकी नेगेटिव में। इस तरह के क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए ज़्यादातर आपको कनकेव लेंस के ही न्यूमेरिकल दिए जाएंगे, ताकि आप नेगेटिव वैल्यू ना लगा पाएँ। तो आपको ध्यान रखना है जो भी आपके
स्पेक्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, कईयों को क्या होती है आगे और पीछे दोनों की जो मतलब जो दिखाई देने की प्रॉब्लम है वो दोनों ही होती है, ना उनको आगे का साफ नज़र आता ना पीछे का साफ नज़र आता। तो जो नीचे वाला पोर्शन होता है वहाँ पे कौन सा लेंस लगाया जाता है, कन्वेक्स लेंस। और कन्वेक्स लेंस की जो वैल्यू है, जो फोकल लेंथ है, जो पावर है वो क्या होती है, पॉजिटिव। और जो ऊपर वाला पोर्शन है उसमें कौन सा लेंस लगाया जाता है, कनकेव लेंस, जिसकी पास की नज़र और दूर की नज़र दोनों में ही प्रॉब्लम है उन पर्सन्स को। तो जो कनकेव लेंस है उसकी पावर किस में होगी, आपकी नेगेटिव में। तो आपको नेगेटिव इसलिए यूज़ किया है। 1/2 को सोल्व करेंगे तो आप कितना आ जाएगा 0.5, और नेगेटिव साइन आप यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो लेंस है वो कौन सा है, कनकेव लेंस। याद रखना आपको, कनकेव लेंस के केस में पावर और फोकल लेंथ क्या होंगे, नेगेटिव में।